नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप लोग सभी लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। भारत देश को अभिमान है आप लोगों के कार्य पे और चिकित्सा पे, और आप लोग इतना अच्छा चिकित्सा करते हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारे पास सर आज चरक से आज जयंती है सर। क्या सर? आज चरक जयंती है सर। आज चरक जयंती है ना? आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। आपको भी सर। आज असली में नाग पंचमी है, तो चरक जी को शेष अवतार ऐसे बोला जाता है। तो इसीलिए उसी उपलक्ष्य में आज चरकाचार्य जी का जन्मदिन मनाया जाता है। चलिए हम हाइपोथायराइडिज्म पे बात करते हैं। तो इसमें आयोडीन की कमी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है, उसके जो हार्मोन्स है T3 और T4, वो अच्छे से सिक्रीट नहीं होते हैं बॉडी में, ब्लड में नहीं आ पाते हैं, और उसके वजह से अग्नि मंद हो जाता है और कफ ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर में वायु भी बढ़ जाता है। अग्नि मंद होता है, धातु अग्नि मंद होता है, और क्लेद भी शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके वजह से शरीर में संग, स्त्रोतरोध, आम और रस दुष्टि और ऐसे सारे सिम्टम दिखते हैं। कफज पांडु, कफज शोथ, ऐसे सारे सिम्टम दिखते हैं। इसी को हम लोगों ने कल हेतु और लक्षणों पे चर्चा किया था। आज हम लोग इसको और अच्छे से विस्तार से पढ़ने वाले हैं और हम लोग चिकित्सा भी देखने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सभी सभी लोगों को ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो हमें किस तरह से विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि हम एल्ट्रॉक्सिन ले रहे हैं, उससे थायराइड लेवल तो कम हो गया है, बैलेंस हो गया है, लेकिन हमारे लक्षण कम नहीं हुए हैं। तो हमें तो आयुर्वेद के हिसाब से संप्राप्ति समझ के और चिकित्सा करनी पड़ती है। बच्चों में भी आप लोग को ऐसे स्क्रीन पे दिख रहा है, बच्चों में भी हाइपोथायरॉयडिज्म दिखता है। तो एक तो उनका ग्रोथ जो होता है वह कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्त्रोतो दृष्टि ऐसी होती है कि संग है और अप्रवृत्ति हो रही है। जो नॉर्मल हॉर्मोन्स होने चाहिए या सभी जो धातु बनने चाहिए वो नहीं हो पा रही है, अप्रवृत्ति हो रही है। उसी तरह से उनको वायु और कफ बढ़ा हुआ है, इसलिए ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो शीत गुण जो है, बाहर का ठंडी उनको बर्दाश्त नहीं होता है। उनको हमेशा गर्म कपड़े और गर्मी में रहना होता है, ब्लोअर लगा के रखते हैं, गर्म चाहिए उनको। उनका रुक्षता बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ा हुआ है, इसलिए रफ और ड्राई स्किन रहता है। ऐसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है हमारे शरीर के सारे मेटाबॉलिज्म को वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे पेट साफ नहीं हो पा रहे, क्योंकि वहां पे बाउल मूवमेंट है वो बहुत वीक हो गया है। इसी तरह से फटीग होता है, डिक्रीज एनर्जी, इसको हम लोग ग्लानी बोलते हैं, क्लम बोलते हैं। मानसिक थकावट को क्लम बोलते हैं। इंद्रियों की दुर्बलता होती है, बहुत ज्यादा थकावट होती है। और ब्रूसिंग इजीली, कफ यहाँ पे दूषित हुआ है, कफ वहां पे है नहीं जो जोड़े संधान करे, तो उनको ने जल्दी छिल जाता है, कहीं पर भी गिरते हैं तो हीलिंग करने में बहुत मुश्किल होती है। स्किन भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुआ रहता है, जल्दी उसमें ब्रूसिंग हो जाता है। उसी तरह से बोन एज जो रहता है, एक्सरे में देखें तो बोन का भी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ रहता है। और वाइट ब्रेस्ट डिस्चार्ज, कुछ सफेद पानी जैसा ब्रेस्ट से निकलता है। ये सारी चीजें बच्चों में भी दिखने को मिलती है। इसी तरह से हार्ट बीट वीक होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मैक्सेडिमा रहता है, ड्राई स्किन रहता है, कोल्ड स्किन रहता है, सिजोफ्रेनिया भी हो सकता है, इरिटेबिलिटी होता है, डिप्रेशन होता है, माइंड और बॉडी बहुत स्लो हो जाता है। एलडीएल जो रहता है वो बहुत हाई रहता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का भी मेटाबॉलिज्म जो है
अच्छी तरह से वो पच नहीं, अग्नि मंद रहता है वहां पे, धातु अग्नि मंद रहता है। हम इसी चीज को और पढ़ेंगे। जैसे एंडोक्राइनोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो इनफर्टिलिटी रहता है या सब फर्टिलिटी रहता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे शरीर में बहुत जरूरी है सारे सिस्टम को अच्छा करने के लिए। मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंसेस रहता है, ग्लैक्टोरिया रहता है, पुरुषों को ना पुरुषों का जो निप्पल्स है वहां से कुछ तो सफेद निकलता है, ग्वाइटर हो सकता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिसरेगुलेशन हो सकता है, सेक्सुअली डिसफंक्शनल हो सकते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा बढ़ जाता है स्त्रियों में, पिट्यूटरी हाइपरप्लेशिया हो सकता है, स्केलेटल सिस्टम में देखें तो मसल्स में वीकनेस होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, एथ्रालजिया मतलब सारे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, फिर क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस एलिवेशन रहता है, हॉल्फेन सिंड्रोम रहता है, ऑस्टोपोरोटिक फ्रैक्चर रहता है। क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है बाहर से, जो ये थायराइड हार्मोन दिया जा रहा है एल्ट्रोक्सिन वगैरह, उसका साइड इफेक्ट भी होता है। फिर वायु की वजह से ड्राई स्किन होगा, हेयर लॉस होगा, स्किन बहुत ड्राई होगा, कोर्स स्किन रहेगा, और आईब्रो का जो है वो पूरा आईब्रो भी थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है, और हाथ में पांडुता आती है, तो येलो पाम ऑफ हैंड, एलोपेशिया एराटा मतलब कहीं ना कहीं बाल झड़ रहे हैं और कहीं कहीं पैचेस पड़ जाते हैं, ऐसे बाल इंद्रलुप्त जैसे कंडीशन होते हैं। फिर वहां पे अग्नि मंद है, और मेद की अग्नि बहुत ज्यादा प्रदीप्त है, जाठराग्नि मंद है, तो वहां पे वेट गेन हो जाता है, बीएमआई बढ़ जाता है, कोल्ड इंटॉलरेंस रहता है, हाइपोथर्मिया, शरीर ठंडा रहता है, थकावट रहती है, लो मेटाबॉलिक रेट रहता है, मैक्सोडिमा रहता है, चेहरा ऐसे सूजा हुआ रहेगा, पफिनेस रहेगा। न्यूरोलॉजिकल अगर इफेक्ट देखे तो मेमोरी बहुत कम हो जाता है, पैरेस्थीसिया मतलब सुन्न पड़ जाता है, कहीं कहीं बाध्यता, सुप्ति, ऐसे सिम्टम आते हैं, मूड इम्पेयरमेंट होता है, कॉग्निटिव फंक्शन जो रहते हैं, सोचने समझने, धी धैर्य, आत्मादि विज्ञान, वो बहुत कम हो जाता है, और डिप्रेशन आता है, डिमेंशिया होता है, आवाज बहुत कर्कश हो जाता है, खाने का स्वाद नहीं आता है, आंखों का देखने का ये बहुत कम हो जाता है। फिर कार्पेट टनल सिंड्रोम होते हैं, नर्व एंट्रैपमेंट सिंड्रोम होते हैं, रुक्षता इतनी ज्यादा बढ़ी है तो नर्व्स के बहुत सारी बीमारियां होती है। कार्डियोवास्कुलर देखे तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फिर डिसलिपिडीमिया हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, हाइपरटेंशन, बीपी हाई हो जा रहा है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रहा है, फिर ईसीजी में चेंजेस आते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, इसोफेजियल मोटिलिटी कम हो जाती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है, असाइटिस कभी कभी हो जाता है, फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, थकावट आती है, खून की कमी होती है, और प्रोटीन सी और एस वो कम हो जाता है, और रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन का विड्थ है वो बढ़ जाता है, प्लेटेट वॉल्यूम बढ़ जाता है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आयुर्वेद में हम लोग चिकित्सा क्या करें? चिकित्सा हमें ऐसा करना है कि जो हमें दिख रहा है, वो शोथ दिख रहा है, गलगंड दिख रहा है, कफ की दुष्टि दिख रहा है, कफज पांडु दिख रहा है, कफज शोथ दिख रहा है, रस दुष्टि दिख रही है, आम दिख रहा है, तो इस हिसाब से हमें पुरुषम पुरुषम विक्षम वो रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, T3 T4 कम है, TSH बढ़ा हुआ है, लेकिन हमें आयुर्वेद की चिकित्सा करनी है, तो कफ हर चिकित्सा, जैसे त्रिकटु है, पंचकोल है, ऐसे दीपन पाचन द्रव्य देना है, और क्लेद का शोषण करने वाले जो हमारे तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं, जैसे अमृतोत्तरम कषायम दे दिया, कुछ शोथग्न दवाइयां दे दिया, जैसे वरुण आदि कषाय दे दिया, अर्ध बिल्व कषाय दे दिया, फिर पुनर्नवादि कषाय दे दिया, पुनर्नवाष्टक कषाय दे दिया, असनादि कषाय दे दिया, वत्सकादि कषाय दे दिया, गुगुल तिक्तक कषाय दे दिया, दशमूल कषाय दे दिया, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं शोथग्न के रूप में। इसी तरह से हमें कटु रस का प्रयोग करना है, तिक्त रस का प्रयोग करना है। उसी तरह से षडधरण चूर्ण है, फिर अभया चूर्ण है, गुगुल पंचपल चूर्ण है, व्योषादि चूर्ण है, विड़ंग यव्य लोहादि चूर्ण है, शिलाजतु रसायन है, उसका प्रयोग करना चाहिए, दीपन पाचन अनुलोमन करके। फिर चंद्र प्रभावटी है, शिवा गुलिका है, कांचनार गुगुल है, त्रिफला गुगुल है, अमृता गुगुल है, वेट बढ़ा हुआ है तो नवक गुगुल, मेदोहर गुगुल, त्रयुष्णादि लौ, चंद्रप्रभा, आरोग्यवर्धनी वटी, त्रिफला गुगुल, ये सब देना है। गुगुल पंचपल चूर्ण देना है, मंडूर देना है, आरोग्यवर्धनी वटी सार्किट विभाजन को अच्छा करता है, अग्नि को बढ़ाता है, और मल को निकालते जाता है, स्त्रोतरोध को दूर करता है, ऐसी दवाई देनी। इसी तरह से दशमूल हरित की देना है, गोमूत्र हरित की देना है। मैं बहुत सारी दवाई बता रहा हूँ, लेकिन पेशेंट के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर अमृतारिष्ट है, अभयारिष्ट है, अयस्कृति है, आरक वदारिष्ट है, गोमूत्रासव है, खदिरारिष्ट है,
फिर उसके बाद में हमें एनीमिया की कंडीशन है तो मंडूर वटक है, स्वर्णमाक्षिक भस्म है, पुनर्नवा मंडूर है, नवायस लौ है, शिलाजित रसायन देना है, पिपली रसायन देना है, चित्रक रसायन देना है। फिर उसके बाद में और फिर रुक्षता भी कम करना है हमें, कफ को कम करके आम को पचा के फिर हमें गुगुल तिक्तघृत देना है। फिर शिरोविरेचने गण के तेलों से नस से देना है, ऊर्ध्व जत्रुगत कफ को निकालना है तो। और सरसों का तेल है या जो शिरोविरेचन के द्रव्य हैं उनके नस से देके तीक्ष्ण नस से देना है कि कफ को निकाले। भ्रंशतु शवतु हर तेल है। और जो अपामार्ग का जो वो है अपामार्ग टंडुलिया उसका दे सकते हैं। तो इस तरह से, और उसी तरह से अगर गोइटर है, गलगंड है, तो कफज गलगंड की चिकित्सा करनी है। इस पर मैं और बताऊंगा। मैं आदरणीय अरविंद सर से चाहूंगा कि आप कुछ बोलना चाहेंगे सर। हाँ सर, हाँ सर। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है हेलो। सर। हाँ सर। प्रोतो दृष्टि कफ खा बैगुन वहां पे हो रहा है, क्योंकि कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीर धपता, वहां पे जाके श्रोतो दृष्टि हुई, वहां पे जाके व्याधि वहां पे उपलब्ध हुई। तो इसके मतलब वहां पे अवरोध क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अवरोध हुआ। जैसे आपने बताया कि बिल्कुल सही है कि वहां पे जो है शोथ का खा बैगुन है, शोथों की दृष्टि है, शोथ के अप्रवृत्ति है, क्योंकि शोथ नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा, तो शोथों पे भी चिकित्सा करनी है, श्रोतो मूल पे भी चिकित्सा करनी है, और आगंतुक दोष जो आ रहा है वो उसकी भी चिकित्सा करनी है। अप्रवृत्ति हो रही है, अंडर एक्टिविटी है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं है। गलकंड मुष्कवत लंबते गले, मुष्कवत जैसे कि जो बोला गया है टेस्टिस जैसे लटकते रहते हैं, ऐसे गले में लटकने वाले को भी उन्होंने चरक में मुष्कवत लंबतक गले बोला है। ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने काफी चीजें बोली हैं, लेकिन उसके पहले जब हम इसकी प्राप्ति देखते हैं, तो वो जो सूजन आ रही है या बड़ा सा बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो एक ग्रंथि है। और ग्रंथि क्या उन्होंने इंडिकेट किया है, वातादेव मांसम सन स रक्त दुष्ट, मतलब वातादेव मांसम स रक्त दुष्ट प्रदुष्ट संदुष्ट प्रदुष्ट संदुष्ट मेधा, मतलब जो मांस के साथ में रक्त दूषित हुआ और कफ मेद भी दूषित हुआ, वो वहां पे जाके वहां पे इकट्ठा हुआ। वो ग्रंथि की चिकित्सा जब बोली गई है तब उन्होंने बोला गया। तो यहाँ पे जो संप्राप्ति उठ रही है, यहाँ पे दूसरी संप्राप्ति उठ रही है। वाता कपश्चेति गले प्रदुष्ट हो, मतलब बात कब जो है गले में प्रदुष्ट हो रहा है। मन्या तू संसत तथा मेदा, बात कफ में तीनों जो है मन्या गले मन्या में दोनों तरफ की जो मन्या नाड़ी होती है उसमें जाके प्रदूष दोष इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब खावा गुण और स्थान संशय वहां पे होता है। इसकी वजह से गलकंड की संप्राप्ति उठी, मतलब वहां पे जाके स्वतो दृष्टि हुई, वहां पे जाके अवृत्ति हुई, और जो उसकी वजह से निज शोथ बोला गया है। और वो भी जो है कौन सा, कफज पांडु या कफज शोध, और रस दृष्टि और आम दृष्टि, मतलब रस दृष्टि आम की वजह से हुई, उसने कफज शोध किया और वो कफज पांडु के लक्षण पूरी बॉडी में आया। तो ट्रीटमेंट क्या करना होगा, कफ मेद हरण, कफ मेद का दोनों का हरण करना है और क्लेद का भी शोषण करना है, क्योंकि वहां पे आम है। उसकी वजह से जब आम आता है तो मेदा धात्वाग्नि मांद की वजह से स्थल चिकित्सा स्थल हरण चिकित्सा की जाती है, और साथ में सोफ हरण जो जनरलाइज बॉडी में ओडी में है। ट्रीटमेंट तिक्त कटु प्रमाथी द्रव, प्रमाथी बेस्ट है, क्योंकि जब तक प्रमाथी नहीं देंगे तिक्त कटु काम नहीं करते। तिक्त कटु के साथ में प्रभाती द्रव जोड़ने ही पड़ेंगे। काफी चीजें आपने बताई हैं, कषाय तो बहुत बढ़िया बोले हैं आपने। इसमें एक अयस्कृति और गोमूत्र सब जो बढ़िया काम करता है। और क्या कहते हैं, स्नेह पान के लिए जैसे आपने बोला गुग्गु घृत, इसके साथ में कंटकारी घृत भी, चूंकि मैं ऐसे पेशेंट में कंटकारी घृत बहुत प्रेफर करता हूँ। जीर्ण पिण्याक तेल
भी मैं प्रयोग यूज करता हूँ। और आसनादी तो कषाय तो आपने बोला ही है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें जो मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। गुग्गुल पंच पलम चूर्ण, गुंगुल पंच कलम पालिका सा मागधिका त्रिफला पृथक स्यात् तक तटी कर्षितम। मतलब कर्ष, अगर हमको वहां पे कहीं भी संप्राप्ति ग्रंथि की या कहीं भी सोतो अवरोध की या सूजन की या कफ दृष्टि की संप्राप्ति भंग करनी है, कर्षितम त्वक तटी, तक त्वक भी है मतलब स्किन भी अच्छा करेगा, मतलब रस दृष्टि रस ठीक करेगा, मतलब कफ अच्छा करेगा। मधुलीडम कुष्ठ भगंदर गुल्म कृमिघ्नम, गुल्म में भी आपका है और कृमि तो है ही, चूंकि यहाँ पे कफ दृष्टि हो रही है तो वहां पे कहीं ना कहीं कृमि दृष्टि भी है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर है ही, बहुत ज्यादा एंडोक्राइन का डिस्टर्बेंस रहता है। और आयोडीन डिफिशियंसी एक मॉडर्न में बोला गया है। तो जब भी हम लोग एंडोक्राइन डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट करते हैं तो बमन विरेचन के साथ में सोतोधारा शिरोधारा शिरोधारा प्रेफर करते हैं, और साथ में अग्निदीपक श्रोतोशोधन और धातु प्रसादन चिकित्सा की जाती है। जब भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है तो अग्नि प्रदीप्त करनी है, और उस ऑर्गन का श्रोतों का शोधन भी करना है, श्रोतों मूल पे भी जाना है, और साथ साथ धातुओं का प्रसादन। क्योंकि कफ जब भी कफ में बढ़ते हैं तो जो ऑनवर्ड्स मेद ऑनवर्ड्स धातुएं हैं वो पुष्ट नहीं हो पाती है, मेद की वृद्धि होती चली जाती है। योगा प्राणायाम मेडिटेशन रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा होता है, करना चाहिए। कुछ रसायन भी, जैसे रसायन चूर्ण जिसमें आपका त्रिदोष शामक है, जिसमें गोच्छुरु अमलकी और गुड़ची, मेरे ख्याल से यही है त्रिदोष रसायन चूर्ण। शिलाजीत रसायन वात कफ की संप्राप्ति अगर भंग करनी है, भल्लातक वात कफ की संप्राप्ति भंग करनी है, रसायन वात कफ की संप्राप्ति भंग करनी है। रसायन चूर्ण जैसे त्रिदोषक है, ऐसे गुरुचि रसायन भी त्रिदोषक काम करता है। अगर पित्त की संप्राप्ति आ रही है तो वर्धमान, लेकिन यहाँ पे चूंकि खावगुण हो गया है और चौथो दृष्टि हो गई है, संग हो गई है, तो वर्धमान पिपली या केवल 1 ग्राम पिपली डेली 21 दिन तक, या वर्धमान पिपली का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए। काचनार में हाइपोथायराइडिज्म है, आयोडीन डिफिशियंसी है, मेद धात्वाग्नि मान दे तो एक चरक में कषाय है वर्णादि कषाय, कफ मेदो मंदाग्नि नियच्छति। कफ मेद की जहां संप्राप्ति आती है, 3-4 कषाय बोले उन्होंने, वर्णादि कषाय बोला है, आसनादि कषाय बोला है, और काटनार कषाय यहाँ का इंडिकेशन है ही। और सुसादिगण उन्होंने बोला है, वो जब भी इस तरह की संप्राप्ति होती है उसको भंग करने के लिए। इसमें यहाँ पे गोरख पंडित सोरस भी हाइपोथायराइडिज्म की बेस्ट मेडिसिन है। और हम लोग के सर का फॉर्मूले में बचा पुनर्वा गुरुची के साथ में मैं यहाँ पे दालचीनी भी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब भी खाबगुण हो रहा है, सोतो दृष्टि हो रही है, बात कफ की संप्राप्ति हो रही है, तो रीजनरेट भी करना है, वहाँ का सर्कुलेशन भी ठीक करना है, और जो वहाँ का अवरोध है उसको भी ठीक करना है। तो ऐसे में ये आपका बचा पुनर्वा गुरुची के साथ में दालचीनी चूर्ण, पिपली 1 ग्राम या वर्धमान पिपली मिल्क के साथ में 21 डेज तक। काचनार घृत भी अगर हमको देना है या शोधन करना है तो कंटकारी घृत या काचना घृत के साथ में बमन विरेचन, शिलाजीत रसायन चूर्ण, और कुछ जो आसन होते हैं वो सब मैं बाद में बोलूंगा। राइट सर, थैंक यू सर। कृपया म्यूट रखिए। डॉक्टर जागीर सिंह जी कृपया म्यूट रखिए। हाँ, अभी अगर हम लोग देखें हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन ये हुआ क्यों है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसका कारण हम पूरा केस टेकिंग करते हैं तो पेशेंट में हमें पता चलता है कि मिथ्या आहार विहार हुआ है बहुत ज्यादा, उससे दोषों का प्रकोप हुआ है। हो सकता है असात में आहार का सेवन हुआ है, विहार का सेवन हुआ है,
विरुद्धाशन, अध्यशन, ऋतु विपर्य, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से शरीर में दोषों का प्रकोप हुआ है। मल्टीपल कारण हेतु हमें मिलते हैं। दोषों का प्रकोप हुआ है, प्रकोपित हुए दोष है, आमाशय में स्थान संशय कर लेते हैं, फिर अग्निमांद्यता होती है, फिर साम रस धातु का निर्माण हो रहा है, वहां पे जाठराग्नि मंद है, फिर वहां की रस की अग्नि का मंद है, रक्त की अग्नि का मंद है, ये सब धात्वग्नि लेवल, भूताग्नि लेवल का मंद है। तो रसव स्त्रोतस और सारे स्त्रोतों का अवरोध हो रहा है, और उसी तरह से अग्निमांद्य हो रहा है, आम की उत्पत्ति हो रही है, कफ बढ़ा हुआ है, कफ के साथ मेद बढ़ रहा है, और उसके बाद में जो मल है वो भी दूषित हो रहा है, सामता आ रही है। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए तो ऑटो इम्यूनिटी भी एक कारण बताया गया है। ऑटो इम्यूनिटी का फेल होना मतलब क्या है कि आम बढ़ना और अग्निमांद्यता होना, ये ऑटो इम्यूनिटी। उसी तरह से स्लगिश लीवर एंड इस्ट्रोजन डोमिनेंस ये बताते हैं। इनकी भाषा अलग है। स्लगिश लीवर का मतलब क्या होता है कि वहां की जो अग्नि है वो मंद हो रही है, जो वहां पे पाचक पित्त है वो अच्छे से सिक्रिट नहीं हो रहा है यकृत से, यकृत की दुष्टि हो रही है, स्त्रोतोरध हो रहा है, रक्त की अग्नि दूषित हो रही है, इसलिए रंजक पित्त का कार्य नहीं हो पा रहा है। और लो स्टमक एसिड, इसका मतलब क्या है, पाचक पित्त की विकृति। एड्रिनल फटीग, एक अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है तो दूसरे हार्मोन्स भी उसका इफेक्ट आएगा। फिर लीकी गट सिंड्रोम, लीक हो रहा है, ये एक बीमारी है। यहाँ पे सब घुमा फिरा के यही पता चल रहा है कि अग्निमांद्यता है। अगर इसमें कफज पांडु के अगर हमें दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं, तो इसमें हमें धातु की दुर्बलता दिखेगी, धातु क्षय दिखेगा, ओज क्षय दिखेगा, और वात प्रकोप के सिम्टम्स दिखेंगे। और ऐसा दिखेगा कि हृदय स्पंदन हो रहा है, अक्षिकूट शोथ हो रहा है, अंग साध हो रहा है, रुक्षता बढ़ रही है, स्ठीवन हो रहा है, त्वक रुक्षता हो रही है। ये सब पांडु के लक्षण बताए हैं। जो ये है ना, हमें इसमें से देखना है कि ये व्याधि किस तरफ जा रही है, मतलब दोष दुष्ट संमूर्छना कौन से स्त्रोत में हो रही है। तो जो मैं अभी बता रहा हूँ कि त्वक रुक्षता, स्टीवन, अंगसाद, अक्षिकूट शोथ, मलमूत्र पित्तत्व, अविपाक, और फिर हृदय स्पंदन और रुक्षता और धातु दुर्बल, ये सब जा रहे हैं पांडु की तरफ। तो हमें पांडु की चिकित्सा यहाँ पे करनी पड़ेगी। केवल थायराइड को समझ के हम नहीं कर सकते कि एल्ट्रोक्सिन जैसे पैरेलल कुछ दवाई दे दिया, वो सर का फॉर्मूला वचा पुनर्नवा गुडुची सत्व जंगली प्याज की रस्सी भावना, वो ठीक है, बहुत अच्छा दवाई है, वो हमें रिपोर्ट्स में अच्छा करके दिखाएगा, मतलब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में अच्छा आएगा। लेकिन वो बीमारी की संप्राप्ति पूरी भंग करने के लिए हमें इस तरह से विचार करना है। और ये सर ने सिखाया है कि जैसे कि कफज पांडु में नख, नेत्र, मूत्र, त्वक सफेद रंग के हो जाते हैं, गुरुता होती है, तंद्रा होता है, छर्दी होता है, प्रसेक होता है, लोमहर्ष होता है, अंगसाद होता है, मूर्छा, भ्रम, क्लम, श्वास, कास, आलस्य, अरुचि, वाकग्रह, शोथ, मधुरास्यता। रोगी को कटु, उष्ण, रुक्ष पदार्थ खाने की इच्छा होती है, विपरीत गुण इच्छा से, क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है। तो चिकित्सा में क्या करना है, तो इसमें वमन कराना सबसे अच्छा उपयोगी रहता है। वमन कराने के बाद संसर्जन क्रम करके कटु तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। और कटु द्रव्य मतलब त्रिकटु है, पंचकोल है, शुंठी है, काली मरीच है, कृष्णादि लौ है, ये सारी चीजें। और तिक्त रसात्मक द्रव्य जैसे रस पाचक, रक्त पाचक, तिक्त स्कंद के जितने भी दवाई है, जैसे गुडुची है, पटोल है, चिरायता है, तो रक्त पाचक, रक्त पाचक हम दे रहे हैं। मुस्ता है, बासा है, ऐसी तगर है जो तिक्त रस है, चंदन है जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है, और कटु रसात्मक। उस तरह से लौह कल्प देना है, जैसे पुनर्नवा मंडूर हो गया, फिर मंडूर वटक हो गया, ताप्यादिल हो गया, नवायतला हो गया। शिलाजित का उपयोग करना लाभदायी होता है। पुनर्नवा मंडूक, लोहासव, लौह परपटी, अयस्कृति, ये बहुत उपयोगी रहता है। और पांडु है तो पांडु में सबसे पहले दीपन पाचन करके स्नेहन देना जरूरी है, और रोगी का बलाबल विचार करके वमन विरेचन ऐसे कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि पांडु में शुरू से धातु क्षय होता है, तजन्य वात प्रकोप होता है। तो हमें उसमें मृदु अनुलोमन ऐसे द्रव्य देना है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वमन और विरेचन नहीं देना है, नहीं तो उससे शोथ, हृदय स्पंदन, हृदय द्रव्यता उत्पन्न हो सकता है। तो स्नेहन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है अगर हम पांडु को कंसिडर करें, मतलब थायराइड का इफेक्ट रसवह और रक्तवह स्रोत में जाके पांडुता कर रहा है, उसको हमें ठीक करना है। तो हमें दीपन पाचन द्रव्यों से स्नेहन करना है। और वायु प्रकोप से रुक्षता आ गई है, धातु क्षय हो गया है, तो स्नेहन करना है। और जैसे दाढ़ीमादिघृत है, कटुकादिघृत है, पथ्यादिघृत है, द्राक्षाघृत है, महातिक्तघृत है, गुगुल तिक्तघृत है, तिक्तघृत है, इससे सिद्ध घृत हमें पहले देना है।
फिर उसके बाद मृदु विरेचन कराना है। मृदु विरेचन के लिए आरगवद है, मनुका है, गंधर्व हरित की है, गोमूत्र हरित की है, ये हमें देना है। उसके बाद में शुद्धि होने के बाद संसर्जन क्रम करके पुराना वाला शालीषष्टिक देना है, गोधूम देना है, युष कल्पना देना है, नॉनवेज खाते हैं तो जांगल मासरस देना है, हितकर आहार पथ्या पथ्य का विचार करना है। फिर उसके बाद में हमें धातु शैथिल्यता को ठीक करना है, तो हमें लौह कल्पों का प्रयोग करना है। तो लौह के कल्प, ताम्र के कल्प, रौप्य चांदी के कल्प और अभ्रक के कल्प, ये बहुत अच्छा काम करेगा इसमें। उसी तरह से लौह भस्म, कांत लौह भस्म, मंडूर भस्म, काशीस भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, ये देने। और लौह भस्म से कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसको त्रिफला के साथ दे, या मंडूर कल्प दे तो ज्यादा अच्छा सेफ रहता है। मंडूर भस्म से या मंडूर कल्पों से मलावष्टंभ नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट लोहे का भस्म देंगे तो कॉन्स्टिपेशन होने का डर रहता है। इस वजह से नवायस लौह जो है वो सेफ रहता है, उसमें त्रिकटु वगैरह डाला हुआ है। स्वर्णमाक्षिक भस्म अच्छा काम करता है, अब्रक भस्म अच्छा काम करता है। पका हुआ बेल फल का मज्जा जो है वो रक्त की अग्नि को बढ़ाता है। और बिल्व किसी भी ग्रंथों में नहीं हुआ है, लेकिन उसका उपयोग करने से बिल्व के पत्र भी जो है वो पांडु रोग में बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें नेचुरल आयरन रहता है, और तुलसी में नेचुरल कॉपर रहता है, ताम्र रहता है। तो हम तुलसी और बिल्व का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से दीपन पाचन हो गया, तो घृत कल्पना देना बहुत अच्छा रहता है। जितना हम घृत कल्पना देंगे, क्योंकि घृत दीपन पाचन के बाद खुद ही दीपन पाचन करता है और ओज को बढ़ाता है, क्योंकि पांडु रोग में ओज मेद का क्षय हुआ रहता है। ओज को बढ़ाने में सबसे अच्छा उत्कृष्ट घृत है, दीपन पाचन भी करता है, और पांडु रोग में तो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से रक्त की अग्नि को बढ़ाना है तो हमें आरोग्यवर्धिनी वटी, सुचेखर रस, इनका प्रयोग करें तो यकृत पे अच्छा काम करेगा, और वहां की क्रिया, वहां की दुष्टि को ठीक करेगा, वहां की यकृत के कार्य को अच्छा करेगा। आरोग्यवर्धनी तो सबसे अच्छा है, यकृत प्लिहारी लौह सबसे अच्छा है, फल त्रिकादि क्वाथ अच्छा है। और लौह कल्पों में अगर हमने यकृत के रस की भावना दे दी, मतलब लीवर का जो सूप होता है उसके रस की भावना दे दी लौह कल्पों में, तो वो और ज्यादा गुणकारी बन जाते हैं। इसी तरह से ओजश और धातु शैथिल्यता को दूर करने के लिए आम्लकी रसायन जो है, या धात्री रसायन, धात्री लौह, ये बहुत उपयोगी रहता है। च्यवन प्राशवलय बहुत अच्छा उपयोगी है। और अश्वगंधावलय, कुष्मांडावलय, शतावरी कल्प, सप्त धातु वर्धक कल्प बहुत उपयोगी रहता है। इसी तरह से हमें पांडुता अगर है उसको ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। अब आते हैं कि अगर ये गलगंड जैसे सिम्टम है, तो वहां पे वात कफ मेद की दुष्टि है, वहां पे कुछ ना कुछ चीज बढ़ रहा है, ग्रंथि जैसा हो रहा है, तो हम चिकित्सा क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे सबसे पहले उपनाह का प्रयोग करेंगे। उपनाह में क्षार और मूत्र का अंतर्भाव किया जाता है, मतलब ऐसे द्रव्य को हम उपनाह बनाएंगे कि वहां पे बांध के रखा जाए और स्वेदन हो, उपनाह स्वेद। वमन करेंगे, नस्य देंगे, वैरेचनीय धूम देंगे, वैरेचनिक नस्य देंगे, शिरोविरेचन करने वाला। लेप करेंगे तो अजगंधा है, अतिविषा है, पलाश है, विविध क्षारों का प्रयोग करेंगे वहां पे लगाने के लिए। उसी तरह से अगर मेडिसिन से ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो शस्त्र कर्म करके उसको हम ठीक करने का कोशिश करते हैं। उसी तरह से अगर हम कफज शोथ में जाते हैं, तो कफज शोथ का पहले तो हमें हेतु सेवन बंद कराना है कि वो सूजन क्यों आ रही है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि विकृत है, ठीक है, लेकिन पेशेंट का मिथ्या आहार विहार में दही का सेवन हो रहा है क्या, फ्रिज का पानी ज्यादा पी रहे हैं क्या, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं क्या, वो कफ क्यों बढ़ रहा है, आम क्यों बढ़ रहा है, या फिर दिन में खाना खा के तुरंत सो जा रहे हैं क्या, ये चीजों पे भी हमें ध्यान देना है। थायराइड को ठीक कर रहे हैं लेकिन हमें कफ दोष को बैलेंस करना है, तो इसलिए कफ को चिकित्सा में कटु उष्ण द्रव्य, विविध प्रकार के क्षार का प्रयोग करना है, गोमूत्र का प्रयोग करना है, तक्र का प्रयोग करना है, आस्थावरिष्ठ का युक्ति पूर्वक प्रयोग करना है। दोष बहुत ज्यादा है तो वमन करा देना है, मदन फल पिप्पली का प्रयोग करके यष्टि मधु फांड के साथ उससे वमन करा देना है। स्त्रोतोरोध दूर होगा, आम का पचन होगा, आम का शुद्धि हो जाएगा तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तीक्ष्ण विरेचन अगर अवस्था अनुसार जरूरी है तो तीक्ष्ण विरेचन देना है, उसके लिए जयपाल के अश्वकंचुकी है, इच्छा विधि रस है, ये या मिश्रक स्नेह है, या मणिभद्र लेहम है, त्रिवित लेहम है, फिर एरंड तेल है, फिर आरक वदादि कषाय है। हमें अवस्था के हिसाब से मेडिसिन सेलेक्ट करके देना है। इसी तरह से यहाँ पे किडनी का कितना इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर मूत्र स्त्रोतस में काम करना है तो मूत्रल दवाइयां देनी है। तो जैसे कि हम लोग पुनर्नवा दे रहे हैं, गोक्षुर दे रहे हैं, फिर शिलाजित दे रहे हैं,
पुनर्नवा मंडूर दे रहे हैं, पुनर्नवादी क्वाथ दे रहे हैं, पथ्यादि क्वाथ दे रहे हैं। तो हमें शोथ की चिकित्सा किडनी से रिलेटेड ऐसे समझ के हमें करना है। और गोमूत्र जो है वो सबसे श्रेष्ठ रहता है अगर शोथ हाइपोथायराइडिज्म की वजह से आ रहे हैं तो उसकी चिकित्सा करें। फिर गोमूत्र से तो मंडूर भस्म का प्रयोग करें, या आद्रक स्वरस की भावना दिया हुआ त्रिफला मंडूर का प्रयोग करें। शिलाजित के कल्प है, हेमगर पोटली है, हेम शिलाजित, इसका प्रयोग करें। ताम्र के कल्प हैं तो ताम्र और कुटकी वाला आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करें। उसी तरह से हम लोग चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करें। और हम लोग शोथ में पुनर्नवादी लेप का, दशांग लेप, लेप गुटिका, देवदार शुंठी का प्रयोग करें। तो शोथ की चिकित्सा करनी है। चलिए आप लोग कुछ बताइए, फिर मैं और बताऊंगा। आदरणीय वीना मैडम, आप कुछ बताना चाह रही थी। डॉक्टर वीना मैडम, आप कुछ बताइए, हाइपोथायराइडिज्म और आयुर्वेद की चिकित्सा। जी सर उसके पहले मैं जो लियोथायरॉक्सिन लेते हैं सब लोग, तो उसके बारे में बोलती हूँ, हाँ चलेगा क्या? हाँ जरूर। लियोथायरॉक्सिन, ये लियोथायरॉक्सिन जो है तो वही TSH है जो अंदर तैयार होता है। हम उस ग्लैंड को आलसी बना के रख देते हैं, दे रहे हैं। और जब लियोथायरॉक्सिन बनता है तो उसके साथ जो हम बाहर से सप्लीमेंट दे रहे हैं तो शरीर में कैल्सिटोनिन हार्मोन भी बढ़ता है। और वो कैल्सिटोनिन पैराथायरॉइड से ग्लैंड से रिलीज होता है। और जितना हम लियोथायरॉक्सिन बोले तो 100 की लियोथायरॉक्सिन दे रहे, थायरॉक्सिन दे रहे टैबलेट के रूप में, तो जितना बढ़ेगा थायरॉक्सिन उतना कैल्सिटोनिन भी बढ़ जाता है। और ये कैल्सिटोनिन, जो बढ़ता हुआ कैल्सिटोनिन है, वो हमारे जॉइंट में से खींच लेता है। और उसकी तो कैल्सिटोनिन शरीर में जब ब्लड में ज्यादा बढ़ देता है तो BP बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है और एंजाइटी हमारी बढ़ती है। ये टैबलेट का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है थायरॉक्सिन का। तो मैं तो पहले पेशेंट को ये सब बता के उसको उसकी टैबलेट ताबड़तोड़, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य बंद नहीं करता, तो मैं भी बंद नहीं करती हूँ। जितनी उसकी चालू है, 100 चालू है, 100 से ज्यादा ले रही है तो भी वही चालू रखती हूँ। उसके साथ उनको ये पूरा सब समझा के बाद में पहले तो मैं उनको दीपन पाचन, जो हमारा हमेशा का फॉर्मूला है, वही देती हूँ। दीपन के लिए षडधरण चूर्ण देती हूँ और उसके साथ स्नेह विरेचन एरंड तेल का मैं शुरू ही करती हूँ। त्रिकटु कभी कभी देती हूँ, द्राक्षासव देती हूँ। थोड़ा ये सब हो गया तो उसके बाद में थोड़ा थोड़ा एक एक टाइम का, रात का खाना बंद करके वहां पे सूप लेना, दोपहर का खाना सिर्फ खाना, सुबह नाश्ते में भी सूप लेना कोई तो भी, ऐसा करके थोड़ा सा अल्प लंघन, क्योंकि वात प्रकोप भी बहुत ज्यादा रहता है, तो वात प्रकोप भी ना हो इसके लिए एक वक्त का खाना, दोपहर का हल्का सुपाच्य आहार। उसके बाद में 15 दिन के बाद में उसका जो वेट बढ़ा हुआ होता है तो मैं उसको उद्वर्तन के लिए त्रिफला, हल्दी, नागरमोथा और कापूर कचरी, इसका चूर्ण देती हूँ उद्वर्तन के लिए। नस्य तो चालू ही रहता है, मालकांगणी का नस्य देती हूँ या वचा का नस्य देती हूँ। और उसके साथ में भी योगासन फॉलो करने को, कपालभाति, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, विपरीत करणी, ये सब देती रहती हूँ। और उसके बाद लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन अच्छा प्रकारे हो गया तो मैं आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, शिवा गुटिका और मैं जो तिक्ता है, तिक्ता, पुनर्नवा, वचा और अमृता और पलांडु का रस, जो हम हमेशा घर में यूज करते हैं, वो ही पलांडु का रस
उस काढ़े में बना के लेने को कह देती हूँ। और उसके साथ हम नित्य अभ्यंग करने को कहती हूँ। शीर के ऊपर भी तेल लगाने को, क्योंकि कफ शमन हुआ तो भी वात प्रकोप है। उसके लिए स्किन खराब हुई है कि उसके बाल झड़ रहे हैं, तो स्नेहन पादाभ्यंग शिरो स्नेहन करने को बोलती हूँ, नस्य बोलती हूँ, नाभि पूरण बोलती हूँ। और थोड़े दिन के बाद दीपन पाचन बहुत तरह से अच्छा हो गया है, तो मैं उसको बस्ती, स्नेह बस्ती देती हूँ। उस स्नेह बस्ती में बला तेल का बस्ती देती हूँ, मात्रा बस्ती देती हूँ। और कभी कभी बीच में रसपाचक रक्तपाचक काढ़ा पी रही है पेशेंट तो काढ़ा ही रसपाचक रक्तपाचक का देती हूँ 15-15 दिन तक। और उसके बाद में क्योंकि अस्थि शूल संधि शूल भी बहुत रहता है उस पेशेंट में, क्योंकि कैल्शियम ही पूरे के पूरा कम हो जाता है, तो मैं तिक्त क्षीर बस्ती बाद में उसको देती हूँ। और तिक्त क्षीर बस्ती के साथ रसायन चूर्ण रसायन के स्वरूप में देती रहती हूँ। मात्रा बस्ती से उसका मलावरोध भी बहुत अच्छी तरह से कम हो जाता है, उसको स्नेहन अभ्यंतर स्नेहन भी बहुत अच्छा होता है। तो अनेक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि मात्रा बस्ती से बहुत अच्छी तरह उसके अनेक प्रकार मलशुद्धि बहुत अच्छी हो गई, तो उसका अग्नि भी बढ़ जाता है और खाने लगता है अच्छा। बस सर इतना ही कहना था। थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैम। अभी मैं डॉक्टर अंजना मैडम को बुलाना चाहूंगा। अंजना मैडम जी, आप कृपया अपना विचार बताइए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप इस विषय की एक्सपर्ट हैं, तो आप थोड़ा इस पे गाइड कर सकती हैं या आप सोचिए। हाँ, आप बताइए डॉक्टर अंजना नमस्कार मैडम। सर। हाँ, प्रणाम मैम। नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार सर। बहुत अच्छा डिस्कशन था, मैम ने भी बहुत अच्छा बताया। अभी मैंने थोड़ा सा सुना, आपका भी सर मैंने सुना, पूरा नहीं सुना लेकिन सुना। बहुत अच्छा लगता है, जब भी मौका लगता है मैं आपके साथ जुड़ जाती हूँ। और कल भी आपका इसी पे लेक्चर चल रहा था, तो मैं शायद ट्रेन में थी, लेकिन जितना मुझे नेट मिल रहा था मैंने सुना था। सर ये थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म के लिए। और अगर हम देखें तो, अगर एक तरह से दूसरी तरह से उसको देखेंगे तो गृहिणी दृष्टि, क्योंकि अगर थायराइड ही प्रॉपरली काम नहीं करती है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये मॉडर्न हमारे जो है हम आधुनिक चिकित्सा के लोग मानते हैं, मॉडर्न पैथोपैथी के लोग मानते हैं। लेकिन अगर हम अपने लेवल पे आते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी सूक्ष्म अग्नियां हैं, या हम धात्वाग्नि की बात कर लेते हैं, तो धात्वाग्नि के रूप में जो हमारे शरीर में चेंजेस आती हैं वो कहीं ना कहीं मंद हो जाती है। तो जो आपने बहुत अच्छे से बताया है, हम जनरली यहाँ पर जो मेन हमारा कार्य होता है वो वात और कफ, इन दोनों दोषों पे कार्य ज्यादा होता है। और पित्त पर भी हम काम करते हैं, क्योंकि वात और कफ को नॉर्मल आएंगे तो पित्त को छोड़ नहीं सकते। तो तीनों दोषों पे त्रिदोषात्मक चिकित्सा हम लोग इसमें करते हैं। तो मेरा भी वही मानना है जैसे आपने बताया। सबसे पहले तो मैं आपका और समीर समीर सर समीराग्नि सर का जो समीर जमदाग्नि सर का जो बहुत अच्छा सा एक वो मैंने आपके ही आपसे ही सुन के आपसे ही सीख के स्टार्ट किया है, और जिसको हम सभी लोग चलाते होंगे। पुनर्नवा बच्चा और गिलोय सत्व को परांडु के साथ इसका सेवन बताया जाता है। और जो मार्जिन लेवल पे मेरे पास पेशेंट आते हैं थायराइड वाले, स्पेशली टीएसएच जिसका डिस्टर्ब होता है, तो जैसे मैडम ने बोला कि मैं उनको यही बोलती हूँ कि अभी इसी डोज पे रहो, लेकिन इस डोज के साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ऐड करो। और उसके बाद हम देखेंगे 3 मंथ के बाद, फिर 6 मंथ के बाद कि क्या रेस्पॉन्स हो रहा है। तो इतना मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं वो रेस्पॉन्स जो होता है बहुत अच्छा मिलता है, और पेशेंट को जो है वो इससे आराम मिलने लगता है, और उसको डोज तो कम से कम नहीं बढ़ानी पड़ती है। अगर हम ये दवाएं नहीं देते हैं तो पेशेंट धीरे धीरे शुरुआत करता है 12.5 से, फिर 25, 7.75, 150 तक पहुंच जाते हैं पेशेंट। और प्रॉब्लम क्या आती है, मेन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आती है, वो पेशेंट आते हैं एमिनोरिया लेके। सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो है रक्त धातु की कमी हो गई, रस धातु प्रॉपर तैयार नहीं हो पाई, और पेशेंट को धीरे धीरे ओबेसिटी बढ़ी, और उसको फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स आ गए, और पेशेंट को सबसे बड़ी अनार्थक की स्थिति में पेशेंट पहुंच जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे निर्गुंडी पे भी मैंने काम किया है। निर्गुंडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। निर्गुंडी का हम काढ़ा भी बनाते हैं और निर्गुंडी से परिषेक भी कराते हैं।
और अगर पॉसिबल होता है तो समटाइम्स एरंड तेल और निर्गुंडी तेल मिला के हम उसका वहां पर लेपन कराते हैं और नाभि पूरण भी कराते हैं। इसके अलावा जो है इसमें हमने जो जितने भी हमारे वातशामक द्रव्य होते हैं, वातशामक द्रव्य में जो हमारे जनरली, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हैं तो कुछ चीजें हमको कम मिलती हैं, कभी कभी और दवाएं नहीं मिल पाती हैं, तो वहां पर हम ऐसे 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 पेशेंट के लिए लेपन क्रिया, जैसे अभी आपने बताई थी, लेपन क्रिया को भी अपनाते हैं और पेशेंट अगर थोड़ा सा भी ध्यान देता है तो उसको इसका रिजल्ट मिल जाता है। और उसके अलावा जैसे काकलक्षक एक योग आता है और एक थायरोनॉर्म करके इसका वैद्य रत्नम का आता है। तो काकलक्षक तो शायद थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन वैद्य रत्नम की जो दवा है ये अच्छी पड़ती है, वो पेशेंट अच्छे से ले भी लेता है। कभी कभी एरंड पत्र का भी बहुत अच्छा यूज होता है। यहाँ पर हम एरंड पत्र का भी लेप भी कर सकते हैं। और एरंड पत्र को जो है उसको उसकी जो है बाष्प बाष्प जैसे एरंड पत्र को क्या किया हमने, थोड़ा सा पेपर बनाया, जैसे सिंपल बर्तन में पेपर बनाया, पेपर के ऊपर हमने जालीदार जो है बर्तन रखा, उसके ऊपर हमने एरंड पत्र रख दिया जालीदार और उसके बाद वो जो भाप ऊपर आ रही है, वो पेशेंट से कहते हैं कि वो पेपर आप लीजिए थायराइड वाले स्पेस पे, गलगंड की जगह पे। तो उससे क्या होता है, उससे पहले हल्का सा स्नेहन कराने के बाद, जैसे मैंने बताया कि निर्गुंडी तेल का स्नेहन कराने के बाद उस तरह से अगर हम उसका सेवन कराते हैं तो पेशेंट को बहुत इफेक्ट होता है। और इसके अलावा जो मेडिसिन आपने बताई, गिलोय बहुत फायदा करता है। सहजन सहजन का तो हम लोग, क्योंकि इधर थोड़ा नॉर्थ इंडिया में सहजन अच्छे से मिलता है, तो इसका त्वक का क्वाथ बना के देते हैं, या फिर इसका जो है उसको जो है सहजन का लेप भी हम करा देते हैं। त्वक मिल जाए, पत्र मिल जाए, उसका उपयोग करते हैं। भल्लातक में एक अमृत भल्लातक रसायन का यूज हम कभी कभी करते हैं और हमें रेस्पॉन्स मिलता है, स्पेशली हमारे ओबेस पेशेंट, एमिनोरिया पेशेंट जो आते हैं, जिनको लगता है कि उनका जो है कफ वृद्धि बहुत ज्यादा है और आवरण हो चुका है, तो मैं रात को सोते समय वहां पे अमृत भल्लातक रसायन, एरंड तेल, इस तरह की औषधियां देती हूँ पेशेंट को। दूध के साथ देती हूँ मैं, हाफ टी सबसे शुरू करती हूँ। एरंड तेल को मैं गुनगुने पानी में मिला के देती हूँ। तो सर इससे मुझे फायदा मिलता है पेशेंट को। और कई चिकित्साएं हैं, अब जैसे अचानक आपने पूछा, लेकिन जैसे त्रिवत का भी यहाँ रोल है, आरगवत का भी यहाँ रोल है, क्योंकि पित्त को भी हमें नॉर्मलाइज करना है, तो कहीं ना कहीं मृदु विरेचन पे हमें रखना होता है। वमन कर्म हम कम करा पाते हैं थोड़ा सा, हमारे जो अपनी ओपीडीज है उसमें कुछ, क्योंकि हमें फिर सीधे पचकर्म को रेफर करना पड़ता है और पेशेंट वहां जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नहीं मैडम मुझे आपके अंडर में ट्रीटमेंट लेना है। तो मैं नित्य विरेचन, मृदु विरेचन पे रखती हूँ। और साथ में जो है कफ वगैरह के लिए भी मैं इस तरह के योग देती हूँ, जैसे भलाता की बात मैंने आपसे बात की। और भी मेडिसिन आती हैं सर, तो बाद में डिस्कस करूंगी, जितना मुझे ध्यान है मैंने बताया। थैंक यू सर। मैम आपको मेरा विरेचन वटी मिला था क्या, जी अंजना सर, मैडम? पिछली बार था, मैंने यूज किया था, फायदा मिला था पेशेंट को। अच्छा, जी सर, थैंक यू। मैंने क्या किया था, उसको मैंने रात में उसको घृत के साथ दिया था पेशेंट को, और बता दिया था डाइट के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ के पेशेंट थोड़ा सा डाइट में बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तो मैंने उनको यही बोला था कि थोड़ा मूंग की दाल और मूंग की दाल की खिचड़ी दही के साथ ही खाइएगा, हल्का खाना खाइएगा। और रात को सोते समय मैंने दिया था, पेशेंट को रेस्पॉन्स मिला था। मैंने बस ज्यादा नहीं, एक एक बटी करके दिया था, और मैंने कहा था कि अब ये वीक में एक बटी खाइए। उससे पेशेंट को अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। जी सर। जी थैंक यू बहुत मैम। शुक्रिया जी सर, थैंक यू सर। नम का कौन सा योग है वो? सर का वचा पुनर्नवा गुड़ुची सत्व और जंगली प्याज की रस की भावना, ये ये नाम ने बोल दिया ना, वैद्य रत्नम का। वैद्य रत्नम का क्या बताई मैम ने? थायरोनोम। कौन सा योग? थायरोनोम। थेरोनॉम। अंजना मैम नमस्कार, बहुत दिनों के बाद में आपकी आवाज सुनी, बहुत जी धन्य मैम, धन्य लगा। जी नमस्कार मैम, मैम। नमस्कार मैम, थैंक यू, नमस्कार थैंक जी यू। मैम, जी मैम। तो अनुरिता मैम आप बताना चाहेंगी कि थायराइड का और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, उसको कैसे सोचना सर चाहिए? हाँ। आज के मेरे इसका टॉपिक ही था सर ये, जैसे कि गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेटिक्स, अगर ये सब्जेक्ट पे कोई काम कर रहा है या कोई स्पेशलाइज है, तो उस पे इनफर्टिलिटी एक रहता है, जैसे हमारे योनि प्रदर और योनि व्यापक जैसे बोले गए, लेकिन एक स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म इंड्यूस्ड गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें स्कैंटिमेंसिस भी आएगा सर, मेनोरेजिया भी आएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म अगर है तो। इसमें आपका जैसे मैडम ने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला, कैल्सिटोनिन इन पैराथायरॉयड हार्मोन, और इसके साथ में इतने सारे हार्मोन उससे कनेक्टेड है सर, क्योंकि आपको बिलीव नहीं होगा सर, थायराइड हार्मोन भले ही सीक्रेट थायराइड की ग्रंथि करती है, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए आपका कंप्लीट पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस एक्सिस
ये दोनों उसके बीच में इन्वॉल्व है, और वही वजह है कि हमारा जो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पोर्शन है जो सिक्रेट करता है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन विच आर रिलेटेड टू यूटेरस, जब उसके स्टिमुलेट करने वाले भी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स completing changing the patient into scanty menses or amenorrhea or irregular menses and infertility, leading to infertility because ovulation proper नहीं होता है। और ये चीज पे अंजना मैडम के साथ में कुछ 5 या 6 साल पहले अब बहुत अच्छे से चर्चा हुई थी हमारी, या 4 साल पहले शायद, और मैंने तब मैम को रिक्वेस्ट भी किया था कि मैडम थायराइड इंड्यूस गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो बाद में तो संभाषण मेरे से नहीं हो पाई और काफी सारे बदलाव आ गए। लेकिन सर मैं स्कैंटी मेंसेस इंड्यूस्ड विद थायराइड या हार्मोनल इम्बैलेंसेस अलोंग विथ हाइपोथायरॉइडिज्म, इसके ऊपर सबसे पहले जैसे वात कफज करके हमारे चरक या सुश्रुत में इसको अलग व्याधि करके उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये व्याधि वात कफज संप्राप्ति लेके जब आता है तो इसके अलग अलग, जैसे मैडम ने बताया मेटाबॉलिज्म, तो ये हमारी भाषा में हर एक धातु का धात्वाग्नि दूषित होने के बाद में कन्वर्जन ऑफ दैट पक्व धातु नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिज्म के चेंजेस। जो लोग लॉन्ग टर्म लॉन्ग स्टैंडिंग T4 का कॉम्बिनेशन, मतलब हमारा जो लिवोथायरोक्सिन का जो कंसेप्ट है मॉडर्न में दिया जाता है, तो मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूंगी, पहले मैडम अभी जो बात कर रही थी उन्होंने बताया कि बंद नहीं करते एक्सेप्ट डिलीवरी या प्रेगनेंसी, इसके अलावा अगर पेशेंट है तो मैं एलोपैथिक टैबलेट टैपरिंग डोज से कम भी कर चुकी हूँ, बंद भी करती हूँ, नॉट मोर देन मतलब नॉट लेस देन 3 वीक्स बट मोर देन 4 वीक्स मैं टैपरिंग करने लग जाती हूँ। जो भी सिम्टम्स है वो ड्रग इंड्यूस्ड इम्बैलेंसेस ऑफ हार्मोन, जिसकी वजह से सबसे पहला जो साइड इफेक्ट लिवोथायरोक्सिन का है वो है हॉट फ्लशेस, एंड सेकेंडली उनको ठंड ज्यादा लगती है, उनका जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो बिगड़ता है, जो सीधा आपकी पिनियल ग्लैंड से रेगुलेट करता है। सर 101% मैं आपको बताती हूँ, आप मॉडर्न के ड्रग पे तब आप मत ये करिए जब आपको आपकी ट्रीटमेंट पे भरोसा नहीं, लेकिन जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, थायराइड कॉम्प्लिकेशन, थायराइड अफेक्टिंग योर सिक्रीशंस ऑफ योर ओवरी एंड योर यूट्राइन, जो भी आपका कंप्लीट एक्सिस है, HPO एक्सिस, ये सब पे पॉजिटिव काम करता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। और शिगुरु घर, मैं मैडम को वही बताने वाली थी, शिगुरु जब से आपका मैंने पथ्य का लेक्चर, अपना एक शास्त्र का वाचन हुआ था सर, याद है 1 साल पहले, तब मैंने आपको बताया था कि मैं इस पे काम करूँ, मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी सर। मैं पेया और विलेपी पे मेरे एक जूनियर, मेरे रिसर्च के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ माई 2 कॉलेजेस, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर के जूनियर स्टूडेंट से सारे पेया विलेपी इनका एक संकलन करा रही हूँ अंडर माई गाइडलाइन, अंडर माई रिसर्च दिस थिंग, दो आई एम नॉट ऑफिशियली एज एन गाइड, मैं ये कर रही हूँ, बस जूनियर है उसको भी इंटरेस्ट है मैं सिखाती हूँ। तो सर ये जो पेया विलेपी मंड ये सब कुछ यूज करके हम कफ का क्षमन करते हैं, या फिर हम जो पेया विलेपी है वो हम मिरीज या फिर हिंगवाशक चूर्ण या जो भी दीपन पाचन करते हैं, और वही आर्य कल्पना भी देते हैं, वही ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत अच्छा फायदा दिखता है सर, क्योंकि पेशेंट का हेल्दी वेट लॉस होता है, रिटेंशंस कम हो जाते हैं, और सबसे मेन चीज प्राणायाम में जिन्होंने मैडम ने आसन बताया, बिलीव करिए सर बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक 9 आसन है कंपलसरी, जो गायनेकोलॉजिकल स्कैंटी मेंसेस या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के नाम पे आजकल जो कीगल वगैरह एक्सरसाइज बोली जाती है, कुछ जरूरी नहीं सर, मैं वो 9 एक्सरसाइज का मेरा वीडियो पक्का भेजूंगी ग्रुप में, सिर्फ उतना भी रेगुलर कराते हैं, और इसमें आपका भ्रामरी, दीर्घ श्वसन और इसके साथ में सर्वांगासन अगर जोड़ देते हैं, या फिर दीर्घ श्वसन के साथ में कोई भी एक आसन जिसकी वजह से आपकी जो ब्रेन है उसको सप्लाई मिलना चाहिए। जैसे हम नस से डायरेक्टली काम करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं तो वो लोग कम से कम ये योगासन भी अगर करते हैं तो थायराइड रेगुलेशन में काम आता है। जो लिवोट्रॉक्सिन है सर, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड T4 हार्मोन है, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन जो हाइपोथायरॉइडिज्म पे दिए जाते हैं। आयुर्वेद डजंट बिलीव कि एक कोई चीज कम हो गई है जिसकी वजह से उसको देना चाहिए, लेकिन जो हमारा धातुओं का, धातु अग्नि का जो कंसेप्ट है वो इतना सटीक बैठता है थायराइड में, क्योंकि आप 10 थायराइड पेशेंट, और ये मैं सर अभी इंट्रोड्यूस करूंगी बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन टू दोज रिसर्च, मैं लिटरेरी रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशनल रिसर्च स्टडीज पक्का डालने वाली हूँ जिसमें मुझे सबका हेल्प भी लगेगा।
अपनी 10-10 केसेस भी अगर आपने काम किया तो आपको उसमें स्कैंटी, किसी में स्कैंटी मेंसेस दिखेगा, किसी में क्लॉटिंग्स दिखेंगे, किसी में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन दिखेगा, किसी में कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ ओव्यूलेशन साइकिल या फिर अनओव्यूलेटरी साइकिल ऐसे भी दिखता है, दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। देन उसके बाद में एक और अलग टॉपिक है जो मैंने अंजन मैम को तब भी बोला था कि मैडम जो भी प्रेगनेंसी थायराइड की पेशेंट कंसीव करती है तब मैनेजमेंट विद एलोपैथी और मैनेजमेंट विद आयुर्वेदा बहुत डिफर करता है। तो इस पे भी एक बहुत, क्योंकि ये आजकल के केसेस में बढ़ मतलब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला, कोई जरूरी नहीं कि उसकी फैमिली हिस्ट्री होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की, लेकिन फिर भी उस पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म इंड्यूस हो जाता है। मेन रीजन बिहाइंड दैट इज योर लाइफस्टाइल, योर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेकेंडली योर जो नॉन एक्सरसाइजिंग हैबिट के साथ में आपका लिकर या कुछ ऐसे इंटेक्स जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम वीक हो जाती है, या हमारी भाषा में अगर हम बोलेंगे तो वात की दृष्टि, वात की प्रकोपित अवस्था हो जाती है, क्योंकि जो कंप है या फिर नर्वाइन डिसऑर्डर्स है या फिर टेम्परेचर रेगुलेशन है, ये सारे उससे कोरिलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट नजर आते हैं। और उसके साथ में आपका जो कंप्लीट इंड्यूस्ड सारे गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है ये सारी अफेक्ट बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो आप उसको सॉर्ट करेंगे तो आयुर्वेद के सिवा आपके पास में कोई चारा नहीं है। जो पेशेंट विदाउट फैमिली हिस्ट्री उनका थायराइड 100% रिकवरी कर सकता है विद आयुर्वेद, यू कैन मेंटेन डोज। मैडम ने जो वैद्य रत्नम की टैबलेट का बताया, मैंने भी मेंटेनेंस डोज के लिए थायरोनॉम यूज करती हूँ। एक थायरोनिल करके पहले टैबलेट आती थी लेकिन अभी नहीं है मार्केट में। लेकिन आपने बताए हुए बच्चा पुनर्नवा और वन पलांडु के साथ में मैं और 2 चीजें ऐड करती हूँ, गुडुची और रसायन चूर्ण में से कुछ अगर कॉम्बिनेशन मिलता है तो, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये। और अभी तक मेरा वो सर्वे नहीं हुआ है कि मैं कंप्लीटली बाकी की मेडिसिन बंद करके, लेकिन मैं नस से हमखास देती हूँ सर 101%। वॉट एवर, अगर गायनेकोलॉजिकल स्कैंटी मेंसेस है तो इंडक्शन या स्टिमुलेशन में बिफोर मेंसेस की डेट 5 दिन आप आर्द्रक स्वरस दे दो और उसके बाद में आपका जो भी रेगुलर ट्रीटमेंट है वो कराओ। और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रॉब्लम नहीं है तो आप पंचेंद्री वर्धन तेल से भी नस से करते हो तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है थायराइड के पेशेंट में। लेकिन मस्ट एंड मस्ट है आपकी मेडिसिन के साथ में कंट्रोल भी आया तो प्लीज डोंट रिलाई ऑन T3 T4 TSH ओनली। वन रिक्वेस्ट, स्क्रीनिंग में आपके एंटी थायराइड जो भी है, एंटी थायराइड हार्मोन से उनको जरूर चेक कराइएगा ताकि आपको जो भी है डीपो पता चल सके कि अंदर तक अपना जो रिजल्ट है वो कैसे मिला है। एंड दूसरा उसके साथ में अगर एलोपैथिक टैबलेट मोर देन 1 ईयर 2 ईयर 25 mg एंड अबव अगर चालू है लिवोथायरोक्सिन, kindly do vitamin D and serum calcium because 101% severe osteoporosis इसमें होता है। because I know I bear it and I have faced a very severe reduction into calcium. So ये जरूर चेक कराएगा हाइपोथायराइडिज्म में ताकि आपको ट्रीटमेंट देने में और आसानी हो। शंख, शौक्तिक, कपर्दिक या ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आप इन चीजों पे पेशेंट पे यूज कर सकते हो। जी। थैंक यू और सर। क्या है कि कफ और वायु के सिम्टम दिख रहे हैं तो हम नस्से के लिए वचा, शिग्रु बीज, मरीच, तगर, हाँ ज्येष्ठमधु, हाँ हेंगू, सर, इवन जिस सर जहाँ पे बहुत ज्यादा वेट है ना और जहाँ पे रिटेंशन है, मतलब बहुत ज्यादा सर वहाँ वमन का भी रिजल्ट दिखता है। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैंने मतलब रेगुलर वमन के लिए पेशेंट रेडी नहीं थी तो मैं बहुत चैप्टर हूँ, मुझे कुछ भी करके अपर जो भी उर्दू आमाशक के उधर अगर कुछ दृष्टि नजर आती है तो मैं सीधा सद्य वमन दे देती हूँ। और मुझे बहुत, क्योंकि छोटे बच्चों में तो मैं देती हूँ, वो बच्चे मेरे कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन बड़े लोग वमन नहीं लेते। तो सर मैंने ऐसी कंडीशन में ना सद्य वमन दे के देखा है सर। सद्य वमन दिया उसको, जो कफर संप्राप्ति थी वो तो कम हुई, उसका उदर कोट भी कम हुआ, लेकिन मुझे जो रिजल्ट दिखा था उसमें तो वो मुझे T3 T4 TSH की वैल्यूज में भी डिफरेंसेस नजर आए थे। तो आई फील दैट कि अगर कफर संप्राप्ति और वात प्रकोप इसका अंडरलाइन कॉज है तो 101% हमें वमन विरेचन के साथ, जैसे विदाउट विरेचन मतलब आपको कोष्ठ शुद्धि अग्नि मांद्य दूर करने के लिए दीपन पाचन की, अगर न्यूली 6 महीना 1 साल पहले पता चला है तो आप दीपन पाचन पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन थायराइड इज सच अ डिसीज, जिसे डायबिटीज में साइलेंट किलिंग होता है, वैसे थायराइड इज सच अ डिसीज की वो कौन सी धातु पे काम करेगा या वहां का जो भी वात और कफ प्रकोप किस चीज को ग्रस्त करेगा, आपकी गर्भाशय को करेगा, ओवुलेशन साइकिल को करेगा, या आपकी बालों को, या आपके त्वचा को, ये आप कह नहीं सकते हो सर, यू कैन जस्ट फॉर्मुलेट इट। इसलिए विरेचन देना जरूरी ही है, मृदु विरेचन क्यों ना आपको देना है। और दूसरा चीज, अगर कफर दृष्टि ज्यादा है
तो दीपन पाचन आप अच्छी तरीके से लंघन और दीपन पाचन को ऐड कर लीजिए। लेकिन जो लोग वीक है, जिनमें ट्रेमर्स है, जिनमें मतलब उनको कभी भी एनर्जी लगती नहीं, उनमें सीवियर मतलब डोंट यूज इच्छा भेदी या अशोकंचुकी या ऐसे सीवियर ये मत यूज करिए, थोड़े मृदु संस्थान से जाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरा फेवरेट एरंड तेल, भ्रष्टहरड एरंड तेल, इनको यूज करके मैं ये करती हूँ। बस्ती में अगर पेशेंट का कोष्ठ अच्छा है या फिर क्रूर है या पेशेंट का कफज ये ज्यादा है तो क्षार भी यूज कर सकते हैं आप, जिसे बोलते हैं शोधन के लिए। यू गेट ए गुड रिजल्ट सर बस्ती के लिए। जी, तो हम लोग ना यहाँ पे दीपन पाचन करके स्नेहपान करा देते हैं। फिर अगर माइंड पे इफेक्ट हुआ है, मन पे, तो हम लोग शोधन करते हैं। तो वमन विरेचन करने से हृदय, इंद्रिय, शिर प्रदेश, कोष्ठ की शुद्धि होती है, मन का प्रसादन होता है और आवरण जन्य संप्राप्ति है वो कम हो जाती है। उसके बाद में हम लोग सर्पगंधा, जटामंसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, पारसिक अजवाइन, रौप्य भस्म, स्वर्ण भस्म, पुराण घृत, इसका सेवन कराते हैं। हिंगवादी घृत, कल्याणक घृत, महाकल्याण घृत, महापैशाची घृत, लशुनादि घृत, पंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत, जटामंसी घृत, ये देते हैं। फिर उन्मादगज, केसरी रस, भूत भैरव रस, ब्राह्मी प्राश, सर्पगंधा चूर्ण, ये जैसे जैसे कंडीशन होता है उस हिसाब से हम देते हैं। अभी आज बहुत ज्यादा हमने पढ़ लिया, नहीं तो ओवर हो जाएगा, 1 घंटा कंटिन्यू पढ़े। अब हम कल इसी विषय पे पांच भौतिक चिकित्सा और हाइपोथायरॉयडिज्म वो कैसे देखते हैं, ये हम लोग कल करेंगे। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, सभी लोगों का धन्यवाद। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म और पांच भौतिक चिकित्सा, इसका क्या संबंध है वो हम कल करेंगे। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।